हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो है कॉमर्स 4 सब्जेक्ट में आपके एसवाई बीकॉम में। अब यहाँ पे हम आज हमारा है लेक्चर नंबर 6, ठीक है, जहाँ पे हम लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना कि उसके दो कैटेगरीज होते हैं। एक इनटर्मिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम रहता है, दूसरा कंटिन्यूअस रहता है। एक पार्ट हमने ख़त्म कर लिया था लास्ट लेक्चर में, इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। वहाँ पे इंटरमिनेंट में 3 टाइप्स हमने देखे थे, जो था जॉब प्रोडक्शन था, बैच था वगैरह, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन था, वो देखा हमने। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होते जाएंगे प्रोडक्ट्स। अब मोस्टली कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, हम भी काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आ सकते हैं, हमारी डेली लाइफ की जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएगी उसमें, जैसे टूथपेस्ट है, जैसे हम कहें सोप है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो होगी कंटिन्यूअसली, वो सप्लाई होती रहेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड उसकी कंटिन्यूअस अराइज होती ही रहती है, वो प्रोडक्ट बिकते ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार, व्हीकल, बाइक, उसका एग्जांपल यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे वो चीज़ें कभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती जाएगी, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होगा। यहाँ पे ना the item are produced not for specific orders but for stock in warehouse till they are demanded in the market। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए चीज़ें नहीं बन रही है। वहाँ पे इंटरमिनेंट में हमने देखा था कि कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चीज़ें बनेगी। कस्टमर का ऑर्डर आया है स्पेसिफिक, तो बनेगी अंडर जॉब प्रोडक्शन, या फिर डिमांड एंटिसिपेट करके बनेगी, होलसेलर से डिमांड आई, डीलर से डिमांड आ रही है। वैसा यहाँ पे नहीं है, गुड्स बनते रहेगा, वेयर हाउस में स्टॉक होते रहेगा अनटिल दे आर डिमांडेड। जैसे ही डिमांड आई, वेयर हाउस से स्टॉक भेज देना है सेलिंग के लिए। नाउ द प्रोडक्शन इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट। डिमांड फोरकास्ट यानी कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर डिमांड फोरकास्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बनाएंगे। जैसे अभी हम कहें विंटर सीज़न आने वाली है, तो डिमांड फोरकास्ट किया जाएगा कि कोल्ड क्रीम की डिमांड कितनी आएगी फ्यूचर में, विंटर सीज़न में, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना दिए जाएंगे, बना के वेयर हाउस में स्टॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्ट्स सेल होते जाएंगे। नाउ द इनपुट्स आर स्टैंडर्डाइज एंड अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेस एंड द सीक्वेंस इज अडॉप्टेड। इनपुट्स कैसे रहेंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे यहाँ पे, एंड अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस भी कैसी होंगी, स्टैंडर्ड, मतलब चेंज नहीं होती रहेगी बार बार, एंड दैट सीक्वेंस इज अडॉप्टेड, एक पर्टिकुलर उनका सीक्वेंस भी रहेगा, वो चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की सीक्वेंस रहेगी प्रॉपर। अब यहाँ पे द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होते ही जा रहा है। स्टैंडर्डाइज रूटिंग शीट्स, अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइज इनपुट्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस भी सेट किए गए हैं। रूटिंग शीट भी स्टैंडर्डाइज होगी, यानी कि जो हमने रूटिंग में पढ़ा था, एक पाथ डिसाइड किया जाता है फिनिश गुड्स बनने का, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पाथ डिसाइड होता है, वो स्टैंडर्डाइज रहेगा। स्टैंडर्डाइज रूटिंग शीट्स एंड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर, शेड्यूल्स भी स्टैंडर्डाइज होंगे, यानी कि सारी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट भी स्टैंडर्डाइज है, सारे प्रोडक्ट सेम ही क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टैंडर्डाइज, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टैंडर्डाइज, therefore this system facilitates standardization of operations and their sequences।
इनपुट भी सिमिलर ही यूज़ होंगे, सामने आउटपुट भी सेम ही तरीके का आएगा, सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज है, प्रोसेस भी स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट्स मस्ट कॉन्फर्म टू प्री डिटरमाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, पहले से जो क्वालिटी सोची गई है, प्री डिटरमाइन की गई है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं वैसे ही प्रोडक्ट बनने चाहिए। नाउ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। कस्टमर के ऑर्डर की वेट नहीं करना है, डिमांड को एंटिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ईच प्रोडक्शन रन प्रोड्यूसेस लार्ज लॉट साइज। ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। जनरली स्पेशल पर्पस मशीन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज़। यहाँ पे मशीन कैसे यूज़ होंगे, स्पेशल पर्पस। वहाँ पे हमने देखा था इंटरमिनेंट में मशीन्स कैसे थे, जनरल पर्पस थे। क्यों जनरल पर्पस थे, वहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग वैरायटी के बन रहे थे, इसके लिए एंड अलग अलग साइजेस के बन रहे थे, सो वहाँ पे जनरल पर्पस मशीन यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे स्पेशल पर्पस यूज़ करना है क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही गुड्स बनने वाला है। इनपुट्स भी स्टैंडर्डाइज होंगे, आउटपुट भी स्टैंडर्डाइज है, प्रोसेस भी स्टैंडर्डाइज है। तो मशीन्स कैसे यूज़ होने हैं, यहाँ पे स्पेशल पर्पस मशीन, जो खाली वही उसी प्रोडक्शन में यूज़ होना है, बाकी और कहीं यूज़ नहीं हो सकता, वैसे मशीन्स। Now, next characteristic is the production process is carried on in definite sequence of operations in a predetermined order. सारी चीज़ें predetermined है, standardized है, तो production process is carried on a definite sequence of operation. सारे sequence operations जो भी activities होनी है product बनाने के लिए वो fix रहेगी। Generally in process storage is not required. ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल का स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रोसेस स्टोरेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर इट रिड्यूसेस मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन कंटिन्यूस होते जा रहा है तो वैसे वैसे सामने इनपुट भी आते जाएगा। ज़्यादा मटेरियल स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने आगे इंटरमिनेंट में जॉब प्रोडक्शन में देखा था, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में देखा था कि बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखना पड़ता है, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन दिस सिस्टम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जैसे वेयर हाउस में हमने ऊपर पढ़ा कि गुड्स को वेयर हाउस में बना के स्टॉक किया जाएगा प्रोड्यूस करके, जैसे ही डिमांड आती है वैसे सप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वहाँ पे फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो चीज़ें पहले बनी है, प्रोडक्ट पहले बने हैं वो पहले सेल होंगे एंड उसके बाद वाले बाद में सेल होंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे सिमिलर ही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के, तो ऐसा नहीं होना है कि चलो कोई भी प्रोडक्ट को भेज दिया, डिमांड आई है तो कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, वैसे नहीं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करना है। सो अभी ये हमने देखा कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी उसके अंदर जो दो टाइप्स है उसमें हमने पहला देखना है मास या फ्लो प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि उन प्रोडक्ट की डिमांड सामने अराइज होते ही रहने वाली है, प्रोड्यूसर को पता है, इसलिए मास प्रोडक्शन होगा ना। मास प्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड फ्लो प्रोडक्शन, रिपीटेटिव फ्लो प्रोडक्शन, सीरीज प्रोडक्शन is the production of large amount of standardized product. लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेंगे, स्टैंडर्डाइज रहेंगे, सब सिमिलर ही होंगे, प्रोडक्ट एक ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के। आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड आर स्टॉक्ड इन वेयर हाउसेज टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। लार्ज क्वांटिटी में बना के रख देना है वेयर हाउस में टिल दे आर डिमांडेड बाय कस्टमर्स, डिमांडेड in the market. The items under mass production are manufactured with the help of single operation or series of operation.
कोई एक ऑपरेशन या एक्टिविटी परफॉर्म करके भी गुड्स बनाया जा सकता है या सीरीज ऑफ ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एनी आइटम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मास क्वांटिटी provided only one such item is produced at a factory using the same ingredient and manufactured in the same size, shape, color, etc. एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने। फॉर इंस्टेंस, mass production can be that of a popular brand of a car which is produced in mass at a particular factory. Mass production can be also used in FMCG item provided only one variety is produced of the same shape, size, color, etc. Mass production FMCG का हम कहे हो रहा है, लेकिन सबके ही क्या होना चाहिए, शेप, साइज, कलर सेम होना चाहिए। ठीक है, हम कहे कि बेबी प्रोडक्ट्स है, उसमें शैम्पू बन रहा है तो फिर सेम ही रहेगा, उसके शेप, साइज़, बॉटल की शेप, साइज़, शैम्पू का कलर, क्वालिटी, जितना भी प्रोडक्शन हुआ सबका एक ही स्टैंडर्डाइज ही होगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा होगी उसकी। Nowadays mass production has been replaced by batch production in case of toothpaste, soap, medicines, etc. अभी इस मास प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया है बैच प्रोडक्शन में। किन केसेस में? टूथपेस्ट है या हम कहें सोप्स है, मेडिसिन्स है, जो पहले मास प्रोडक्शन होती थी लेकिन अभी बैच में प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर हम खरीदें तो उसके ऊपर हम पढ़ सकते हैं, उसका बैच नंबर लिखा होता है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन। ये जो मास प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास प्रोडक्शन आर स्टैंडर्ड मेथड्स एंड मशीन्स आर यूज ड्यूरिंग पार्ट मैन्युफैक्चर। स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करने हैं यहाँ पे एंड मशीन यूज़ करने हैं। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक इन नेचर। जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर टाइप के ही तो प्रोडक्ट बनाने हैं, सारी चीज़ें एक ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही बननी है बहुत लार्ज स्केल में, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। मटीरियल हैंडलिंग इज़ ऑटोमेटिक। फॉर इंस्टेंस, ऑटोमेटिक कन्वेयर आर यूज। मटीरियल हैंडलिंग भी कैसा होगा? ऑटोमेटिक रहेगा। सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड एज मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज आर ऑटोमेटिक। पहले इंटरमीडिएट में हमने क्या देखा था? हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते थे ना, अलग अलग प्रोडक्ट बनते थे। एज़ पर कस्टमर ऑर्डर चीज़ें बनानी रहती थी, तो कस्टमर के ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस अलग हो सकती है, तो एम्प्लॉय वहाँ पे कैसा होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। यहाँ पे सेमी स्किल्ड चलेगा क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, मटेरियल हैंडलिंग भी ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ठीक है, स्किल्ड वर्कर भी चलेगा। हाईली स्किल्ड नहीं है तो इट्स ओके, सेमी स्किल्ड वर्कर इज़ ओके। तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आर ऑटोमेटिक। There is continuous flow of production depending upon demand in the market. Continuous flow रहता है, वो हमने पढ़ा। There is limited work in progress since the manufacturing line is balanced. Work in progress, ठीक है, मतलब कि इनपुट को कुछ हद तक कन्वर्ट किया गया है, फिनिश गुड्स नहीं बना है अब तक, तो वैसा वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिमिटेड ही रहता है। Now supervision is relatively easier as only few instructions are necessary. सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनरी यूज़ किए जा रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग भी ऑटोमेटिक है, ठीक है, चीज़ें भी स्टैंडर्डाइज ही बननी है, तो फिर सुपरविज़न में भी यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं है, इजी रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग बैच अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है, डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट प्रोडक्शन होगा, या कस्टमर के ऑर्डर अलग अलग है, जॉब प्रोडक्शन है तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। सुपरविजन बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ मटेरियल इज़ कंटिन्यूअस।
फ्लो ऑफ मटेरियल कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, क्योंकि प्रोडक्शन कंटिन्यूस हो रहा है तो भाई सामने मटेरियल रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यू ही होगी, मटेरियल मिलते रहना चाहिए। एंड देयर इज लिटिल और नो क्यूइंग एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। सारी चीज़ें कंटिन्यूस हो रही है, प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद वो स्टोर होगा वेयर हाउस में, सामने डिमांड भी कंटिन्यू आने वाली है, सप्लाई भी कंटिन्यू होती रहेगी, तो मटेरियल भी कंटिन्यू आते रहेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो ओविंग टू द हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हायर साइड पे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में देखा कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, वैसी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि काम टाइम पे ही होते रहेगा। सो ये हमने पढ़ा मास प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस प्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसके जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा प्रोसेस या ऑपरेशंस किए जाएंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, सीमेंट है, स्टील, टेक्सटाइल्स, पेपर, शुगर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो बनती है तो उसके ऊपर ऐसा एक से ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा सीक्वेंस में, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम प्रोसेस प्रोडक्शन कहेंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट टाइप इज मैन्युफैक्चर अंडर डिफरेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट टाइप। जैसे हम कपड़ा बना रहे हैं तो फिर कैसा बना रहे हैं, कॉटन है, सिल्क है, ठीक है, सिंगल, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसेस अलग अलग फॉलो किए जाएंगे। आफ्टर प्रोडक्शन द गुड्स आर स्टॉक्ड इन वेयर हाउसेस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। प्रोडक्शन के बाद गुड्स स्टोर हो जाएगा वेयर हाउस में टिल दे आर डिमांडेड। नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच प्लांट्स इज ऑलमोस्ट ज़ीरो as only one product can be produced। प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्लांट यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। जो भी प्लांट सेटअप किया गया है, मतलब कि जो भी मशीनरीज लगाए गए हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड रहेगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी कि चलो हमने उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया, उसकी वजह वही मशीनरी यूज़ करके हम कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच प्लांट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट सेटअप किया है वही प्रोडक्ट बनाना है, वही बन सकता है। ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। Examples of process production include manufacturing of cement, steel, टेक्सटाइल, पेपर, शुगर एक्सेट्रा। ये सारे ही एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन के। नाउ फॉर इंस्टेंस इन टेक्सटाइल मिल द वेरियस प्रोसेसेस इंक्लूड स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने टेक्सटाइल का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पे ये सारे ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम फॉर मटेरियल हैंडलिंग, conveyor system and automatic transfer machines move material from one stage to another। अब यहाँ पे मैन्युअली चीज़ें कम होगी, मोस्टली मशीन्स यूज़ किए जाएंगे इस सिस्टम में। ठीक है, नाउ देयर इज नेग्लिजिबल वर्क इन प्रोग्रेस एज मटीरियल फ्लो इज कंटिन्यूस इन नेचर। वर्क इन प्रोसेस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, फटाफट से फिनिश गुड्स बनते ही जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, तो
वर्क इन प्रोसेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज डिटेल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज डिसाइडेड well in advance. Since this system involves production of only one type of product, production planning and control is easier. एक ही प्रोडक्ट बनना है और कोई टाइप का तो बन नहीं सकता, उसी के लिए पूरा प्लांट सेटअप किया गया है. तो इसीलिए फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना तो बहुत इजी है. टफ कब हो जाएगा? आगे वाले केसेस में था जब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे थे, अलग अलग साइजेस के बन रहे थे, तो उस समय ये चीज़ें टफ थी. प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, चीज़ों को चेक करते रहना प्रोडक्शन बराबर हो रहा है या नहीं, वहाँ पे टफ था. यहाँ पे टफ नहीं है, वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट इज द एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट. एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन सिस्टम ही वैसा बनाया गया है. नाउ नेक्स्ट इज लाइक अदर प्रोडक्शन सिस्टम, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. क्वालिटी कंट्रोल हमेशा चेक करते रहना है. भले ही एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसी के लिए प्लांट सेटअप हुआ है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कम नहीं हो जानी चाहिए. तो क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रिक्ट रहेगा. द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टैंडर्डाइज. सेम इनपुट आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे. देयरफॉर देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड देयर सीक्वेंस. इनपुट आउटपुट स्टैंडर्डाइज है, फिक्स है, सो ऑपरेशंस भी कैसे रहेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन. जो हमने टेक्सटाइल का एग्जाम्पल लिया कि स्पिनिंग, वीविंग वगैरह जो प्रोसेस थी, फिर वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाती है, सेम तरह की ही रहती है, एंड उसकी सीक्वेंस भी डिसाइडेड ही हो जाती है. ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO प्रिंसिपल आर फॉलोड इन दिस सिस्टम. फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्ट और लॉट विच इज प्रोड्यूस फर्स्ट इज डिस्पैच फर्स्ट इन द मार्केट. ऊपर जो हमने मास प्रोडक्शन में देखा, सो यहाँ पे भी FIFO मेथड ही फॉलो करना है. जब गुड्स मार्केट में सप्लाई किया जाएगा तभी, मतलब कि जो पहले प्रोड्यूस हुआ है वो पहले मार्केट में जाएगा एंड उसके बाद वाला बाद में जाएगा. FIFO फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. चलिए, तो इसी के साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गए और हमने कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के दो टाइप्स भी यहाँ पढ़ लिए, जो था मास प्रोडक्शन एंड ये हमारा दूसरा रहा दैट इज था मास प्रोडक्शन, और ये दूसरा रहेगा हमारा प्रोसेस प्रोडक्शन. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम वाला. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन इनटर्मिनेट प्रोडक्शन वर्सेस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन. ये जो दो सिस्टम हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, दो चीज़ें हमने पढ़ी, दो पार्ट पढ़े, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है देखते हैं पॉइंट वाइज. सबसे पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा? अंडर इनटर्मिनेट आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर. यस, कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली गुड्स बनेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे. यहाँ पे अंडर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम आइटम्स आर प्रोड्यूस फॉर स्टॉक इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड. डिमांड को एंटिसिपेट किया जाता है यहाँ पे कि कितनी डिमांड हो सकती है मार्केट में, फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोडक्शन होगा. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ मशीन्स. जो मशीन यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, तो इनटर्मिनेट में क्या होगा? जनरल पर्पस मशीन आर यूज टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ आइटम्स. जनरल पर्पस मशीन यानी कि ऐसे मशीन्स जो अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे मशीन्स यहाँ पे रखे जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे रहते हैं, जो प्रोडक्शन करने हैं वो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग वैरायटी के होंगे, अलग अलग साइजेस शेप्स के हो सकते हैं. इसीलिए मशीन्स कैसे यूज़ करने हैं? जनरल पर्पस मशीन. यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल पर्पस मशीन यूज़ होते हैं. स्पेशल पर्पस मशीन्स आर यूज टू प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है.
इनपुट भी स्टैंडर्डाइज है, आउटपुट भी स्टैंडर्डाइज है, ऑपरेशंस जो करने हैं, एक्टिविटीज़ जो करनी है प्रोडक्शन में वो भी स्टैंडर्डाइज है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल पर्पस मशीन यूज़ किया जा सकता है। चलिए ये बात हो गई मशीन्स की। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोसेसेस फॉलो होते हैं उसके फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि एज़ पर कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर के जो ऑर्डर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था जॉब प्रोडक्शन में या प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रखनी होगी क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। जबकि यहाँ की हम बात करें, प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्लेक्सिबल बट स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे कैसा है, प्रोडक्ट एक ही तरीके का बनता है, स्टैंडर्डाइज है, उसके लिए इनपुट स्टैंडर्डाइज है, मशीन स्टैंडर्डाइज है, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती प्रोसेस के लिए ना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ flexibility in planning. So flexibility is required in planning to meet frequent changes in product requirement. Flexibility यहाँ पे required है। क्यों required है? As per customers order product बन रहे हैं। जैसे हमने जॉब प्रोडक्शन में एग्जाम्पल देखा था कि कोई ड्रेस बनाना है किसी फैशन डिज़ाइनर ने, तो भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो चेंज होती रहेगी, तो प्लानिंग कैसा रहना चाहिए यहाँ पे, फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे बात करें, सो देयर इज़ लिमिटेड और नो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग एज देयर आर नो चेंजेस इन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। सेम तरीके के ही प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहे और मार्केट में सप्लाई हो रहे, तो यहाँ पे प्लानिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। So items are produced in a small scale, so there is lack of economies of scale. Items कैसी बन रही है, स्मॉल स्केल में। जो जॉब प्रोडक्शन की हमने बात की थी वहाँ पे भी कस्टमर जो ऑर्डर दे रहा है उस कस्टमर के लिए ही बनेगा, तो एक ही क्वांटिटी हो सकती है या बहुत कुछ कम क्वांटिटी रहेगी। एंड दूसरा बैच प्रोडक्शन की भी हम बात करें यहाँ पे इंटरमिनेंट में, तो वो भी लिमिटेड क्वांटिटी रहती, बहुत लार्ज स्केल में नहीं रहता, तो इसीलिए इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या, कभी कभी अगर बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाए, गुड्स बनाए जाए, तो सामने जो कुछ कॉस्ट लगती है उनके हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे हम कहे कि कोई जगह का रेंट हम पे कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 रेंट दे रहे हैं, उसके सामने अभी मान लो हमने 10,000 यूनिट बनाए या हमने 40,000 यूनिट्स बनाए, तो दोनों के लिए कॉस्ट तो सेम ही है, ठीक है। तो ज़्यादा यूनिट्स बनाए तो हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिला ना, पर यूनिट कॉस्ट हमारी वहाँ पे कम हो जाएगी 40,000 यूनिट में, सो दैट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मिल सकता है जब लार्ज स्केल में गुड्स बने, लेकिन यहाँ पे तो लार्ज स्केल में बन ही नहीं रहा। अब यहाँ की बात करें तो द आइटम्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, सो देर आर इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज की बात करें, सो स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर जॉब प्रोडक्शन बट रिक्वायर्ड अंडर बैच सिस्टम। जॉब प्रोडक्शन में कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बन रहा है, सो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। अब बैच सिस्टम में स्टोरेज ज़रूरी है। बैच में कुछ कुछ क्वांटिटीज़ बनती जाएगी एवरी बैच में, पर बैच, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर भेजा जाएगा उसे मार्केट में, तो स्टोरेज रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देयर इज़ नीड फॉर स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। यहाँ पे तो ऑफ कोर्स स्टोरेज रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होते रह रहा है एंड प्रोडक्शन होके फिर वो वेयरहाउस में स्टोर होता है टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट, प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड इन द मार्केट। सो यहाँ पे नीड फॉर स्टोरेज अराइज होती है। नाउ नेक्स्ट इज पर यूनिट कॉस्ट। द कॉस्ट पर यूनिट मे बी हायर ड्यू टू प्रोडक्शन इन स्मॉलर लॉट्स। अब यहाँ के पॉइंट में हमने देखा स्मॉल लॉट में गुड्स बन रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। जबकि यहाँ पे हम बात करें सो कॉस्ट पर यूनिट में बी लोअर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में यहाँ पे गुड्स बन रहा है और सामने जितने कॉस्ट लग रहे हैं, कुछ रेंट के कॉस्ट है या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो तो रहने वाले है सेम। सो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल एंड यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हम कहें तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, जबकि यहाँ पे नॉर्मली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। एक ही तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बनते जाएगा, कंटिन्यूसली बनते रहेगा, लार्ज स्केल में भी बनेगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग की बात करें तो रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर टू बी डन फ्रेश फॉर ईच न्यू ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की साइड से। अलग अलग वैरायटी के गुड्स बनते हैं, अलग अलग टाइप, शेप, साइज, कलर वगैरह रहेगा, तो रूटिंग एंड शेड्यूलिंग भी चेंज होता रहेगा। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसके लिए नया नया करना है शेड्यूलिंग। यहाँ पे रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन व्हेन प्लांट इज सेटअप और मॉडिफाइड। यहाँ पे मोस्टली चेंज नहीं होगा रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, क्योंकि एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जब भी पूरा प्लांट जो हमने सेटअप किया है वही हम चेंज कर रहे हैं या हम कहीं शिफ्ट कर रहे हैं वगैरह, तो ठीक है, तो हो सकता है चेंजेस। बाकी रूटिंग शेड्यूलिंग यहाँ पे चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस। सो मैनी डिटेल इंस्ट्रक्शंस need to be provided depending upon customers specification। यहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे, इन डिटेल देने होंगे वर्कर्स को। अब यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज सफिशिएंट फॉर ऑपरेशन, नो नीड फॉर रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन। एक एम्प्लॉई काम कर रहा है, काम करने आया है, तो यहाँ पे एक बार उसको बता दिया कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, फिर वो करते जाएगा। फिर बार बार उसको कुछ बताने की या इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रोडक्ट बनाते जाना है। सारी चीज़ें यहाँ पे स्टैंडर्डाइज होती है। नाउ नेक्स्ट इज वर्कर स्किल। जो वर्कर्स हैं, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, एक्चुअल में उनकी स्किल की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्स स्टाफ ऑफ हाई स्किल, हाई टेक्निकल स्किल्स एंड एबिलिटीज़। क्यों ज़रूरत है यहाँ पे ज़्यादा स्किल की? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स इंस्ट्रक्शन, कस्टमर्स ऑर्डर या कस्टमर स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट बनाने हैं। इसके लिए यहाँ पे हाईली स्किल्ड वर्कर होना ज़रूरी है। जबकि यहाँ हम कहें तो रिक्वायर्स सेमी स्किल्ड वर्कर्स एज मशीन्स आर ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट फिक्स है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, इनपुट भी फिक्स है, मशीन भी ऑटोमेटिक है। इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर हो तो चलेगा, ज़्यादा हाईली स्किल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो द वर्क इन प्रोग्रेस मे बी हाई एज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज इंटरमिनेट इन नेचर। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जा रहा है। यहाँ पे द वर्क इन प्रोग्रेस में बी लो ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कैसा है, प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं और सप्लाई भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लिया, दो प्रोडक्शन सिस्टम के बीच का डिफरेंस पढ़ा कि इंटरमिनेंट एंड कंटिन्यूअस में क्या क्या डिफरेंस है। सो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे। अभी यहाँ पे रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ें दी है जो आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में।
करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।